प्यारे विद्यार्थियों, आज हम शेरशाह के समय की राजस्व व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, किसी भी राज्य या देश की राजस्व व्यवस्था का अध्ययन के अंतर्गत हम उसकी आय और व्यय के बारे में अध्ययन करते हैं। शेरशाह के समय राज्य की आय के प्रमुख स्रोतों में सर्वप्रथम लगान या भूमि कर, जो कि प्रत्येक किसान को अपने भूमि पर हुए उत्पादन पर देना होता था। उस समय किसानों से उनके कुल उत्पादन का 1/3 भाग राज्य कोष में जमा करवाना पड़ता था। दूसरा स्रोत लावारिस संपत्ति, अर्थात जिसका कोई वैध उत्तराधिकारी नहीं होता था, ऐसी संपत्ति को जमीन या धन को राज्य कोष में जमा कर लिया जाता था और उससे भी राज्य को आय होती थी। तीसरा स्रोत है व्यापारिक कर, अर्थात राज्य में वस्तुओं के आयात, निर्यात और बिक्री पर भी कर प्राप्त होता था। साथ ही साथ टकसाल, अर्थात मुद्रा की छपाई के समय भी राज्य को कर प्राप्त होता था। नमक के ऊपर भी राज्य के द्वारा कर लगाया जाता था और उससे भी राज्य कोष में आय होती थी। खम्स, अर्थात युद्ध के समय लूटे गए माल का 1/5 भाग राज्य कोष में जमा किया जाता था और बाकी का 4/5 भाग सैनिकों और सैनिक अधिकारियों में बांट दिया जाता था। भेंट एवं उपहार, अर्थात अधीनस्थ राजाओं, सरदारों और विदेशों से आने वाले दूतों के द्वारा भी जब सुल्तान से भेंट की जाती थी तो बहुमूल्य वस्तुएं उपहार स्वरूप दी जाती थी और इनके द्वारा भी राज्य को आय होती थी। इस प्रकार शेरशाह के समय विभिन्न स्रोतों से राज्य को आमदनी प्राप्त होती थी। व्यय की अगर बात की जाए तो सैनिक खर्च, अर्थात सैनिकों को वेतन और सैनिक अभियानों के समय उनकी रसद, अस्त्र शस्त्र और अन्य व्यवस्थाओं के लिए भी बड़ी मात्रा में धनराशि खर्च की जाती थी। साथ ही साथ अधिकारियों, अर्थात सैनिक व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को भी राज्य की तरफ से वेतन दिया जाता था और उसमें भी एक बड़ा हिस्सा खर्च होता था। तीसरा, सुल्तान और उसके परिवार आदि की व्यवस्था के लिए भी राजकोष का एक बड़ा हिस्सा खर्च किया जाता था। चौथा, धार्मिक दान, अर्थात धार्मिक संस्थाओं को और विद्वानों को समय समय पर राज्य की तरफ से अनुदान दिया जाता था और उसमें भी राज्य की आय का एक बड़ा हिस्सा खर्च किया जाता था। और सबसे महत्वपूर्ण, शेरशाह के समय जन कल्याणकारी कार्यों में भी राजकोष का एक हिस्सा खर्च किया जाता था, जिसमें सड़कें, सराय और विभिन्न प्रकार की इमारतें बनाई जाती थी और निःशुल्क भोजन की व्यवस्था भी शेरशाह के द्वारा की जाती थी, जिनमें एक बहुत बड़ा हिस्सा आय का खर्च किया जाता था। शेरशाह अपने समय किए गए जन कल्याणकारी कार्यों के लिए भी जाना जाता था। इस प्रकार राज्य को आय और व्यय होती थी, परंतु राज्य की सर्वाधिक आय का स्रोत लगान अर्थात भूमि कर था और शेरशाह के समय लगान व्यवस्था सल्तनत काल में प्रचलित लगान व्यवस्था से अच्छी थी तथा शेरशाह की प्रसिद्धि का एक सबसे बड़ा कारण उसकी लगान व्यवस्था को भी माना जाता है, जिसका अनुभव
शेरशाह के द्वारा अपनी पैतृक जागीर के प्रबंध के समय प्राप्त किया गया था और उन्हीं परीक्षित सिद्धांतों को जब शेरशाह सुल्तान बना तो उसने अपने राज्य में लागू किया। शेरशाह की लगान व्यवस्था की विशेषताओं की अगर बात की जाए तो सर्वप्रथम शेरशाह के द्वारा राज्य की समस्त भूमि की माप करवाई गई और उपज के आधार पर भूमि को 3 श्रेणियों में बांटा गया। अच्छी अर्थात अधिक उत्पादन देने वाली, मध्यम औसत उत्पादन देने वाली और खराब अर्थात बंजर जिसमें बहुत कम उत्पादन होता था। अर्थात राज्य की समस्त भूमि का सर्वेक्षण और माप करवाकर शेरशाह ने उसको 3 श्रेणियों में बांट दिया। इन 3 श्रेणियों से प्राप्त कुल उत्पादन में 3 का भाग देकर औसत उत्पादन निकाला जाता था और उस औसत उत्पादन का 1/3 भाग राज्य की तरफ से वसूला जाता था। किसानों को राज्य कोष में जमा करवाना पड़ता था। परंतु लगान जमा करवाने में शेरशाह के समय राज्य की तरफ से किसानों को 2 विकल्प उपलब्ध करवाए जाते थे कि या तो वो लगान नगद जमा करवा सकते हैं या जिन्स अर्थात अनाज के रूप में भी जमा करवा सकते हैं। परंतु राज्य की तरफ से नगद लगान जमा करवाने को प्रोत्साहित किया जाता था। साथ ही साथ राज्य की तरफ से किसानों को पट्टा जिसमें ज़मीन का क्षेत्रफल और उसमें ज़मीन की किस्म तथा किसान का नाम होता था और किसान उस पट्टे के द्वारा अपनी ज़मीन का मालिक बना दिया जाता था। परंतु साथ ही साथ उसको एक कबूलियत पत्र पर भी हस्ताक्षर करने होते थे या जिसको अपन शपथ पत्र के रूप में भी पढ़ सकते हैं, जिसमें राज्य को तय समय पर निर्धारित लगान जमा करने की शर्त को स्वीकार करना पड़ता था। अर्थात एक किसान को उसकी ज़मीन का पट्टा राज्य की तरफ से, मालिकाना हक राज्य की तरफ से दिया जाता था, बशर्ते कि वो तय समय पर लगान अदा करता रहे। इसी प्रकार भूमि 1/3 भाग उत्पादन का 1/3 भाग के अतिरिक्त किसान को अन्य कर भी देने पड़ते थे, जिसमें जरिमाना अर्थात भूमि की नाप हेतु नाप के एवज में और मुहासिलाना अर्थात राजस्व वसूली में लगने वाले राज्य कर्मचारियों के खर्च हेतु उसको कुछ अतिरिक्त कर राज्य कोष में जमा करवाना होता था, जिनकी मात्रा 2.5 से 5% बताई गई है। तो ये भूमि कर अर्थात उत्पादन के 1/3 भाग के अतिरिक्त जमा करवाना पड़ता था। साथ ही साथ किसान को बीमा कर अर्थात अकाल, अनावृष्टि, अतिवृष्टि आदि प्रकोपों से बचाने के लिए राज्य की तरफ से प्रतिवर्ष लगान का 2.5% अलग से किसान को राज्य के अन्नागारों में या कोषागारों में जमा करवाना पड़ता था और ये कर किसान को अनाज के रूप में देना पड़ता था। जब कभी भी प्राकृतिक आपदा होती थी उस समय इन अन्नागारों से या राज्य कोषों से किसानों को कम कीमत पर अनाज उपलब्ध करवाया जाता था। इस प्रकार शेरशाह की लगान व्यवस्था में प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को बचाने की व्यवस्था भी की जाती थी। शेरशाह की लगान व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी कृषक हित, अर्थात किसानों को फायदे में रखकर या किसानों के फायदे को ध्यान में रखकर शेरशाह के द्वारा लगान व्यवस्था निर्धारित की गई थी। और ऐसा माना जाता है कि सल्तनत काल में फिरोज शाह तुगलक के बाद अगर किसानों का हितकारी
या किसानों के हितकारी सुल्तान की अगर बात की जाए तो शेरशाह का उनमें प्रमुख स्थान था। शेरशाह ने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि लगान तय करने में किसानों के साथ रियायत बरती जाए, परंतु एक बार लगान की मात्रा निर्धारित करने के बाद उसकी वसूली में कोई रियायत नहीं बरती जाए, सख्ती बरतना चाहिए। साथ ही साथ शेरशाह के द्वारा अपने सैनिकों को भी हिदायत दे रखी थी कि वह किसानों के खेतों में कोई नुकसान नहीं पहुंचाए। कई बार युद्धों के समय जब सेना प्रयाण करती थी तो सेना के चारों तरफ शेरशाह के द्वारा घुड़सवारों की नियुक्ति की जाती थी ताकि सैनिक किसानों के खेतों को नुकसान नहीं पहुंचाए। कभी कभी अगर युद्धों के समय कृषकों के खेतों को नुकसान अगर पहुंचाया जाता था तो राज्य की तरफ से किसानों को हर्जाना दिया जाता था। साथ ही साथ अकाल या अनावृष्टि के समय किसानों को कुएं खुदवाने हेतु या सिंचाई की व्यवस्था करने हेतु तथा कृषि कार्य हेतु राज्य की तरफ से ऋण भी उपलब्ध करवाया जाता था। साथ ही साथ कृषकों को बेवजह सताने वाले, परेशान करने वाले लोगों को भी राज्य की तरफ से कठोर दंड दिया जाता था। इस प्रकार से शेरशाह की लगान व्यवस्थाओं को किसानों को हितों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी और इसमें किसानों के साथ सीधा संबंध स्थापित किया गया था। किसानों और राज्य के बीच में बिचौलियों का स्थान नगण्य होता था। इस कारण से शेरशाह की लगान व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था के नाम से भी जानी जाती है। रैयत उस समय किसान को कहा जाता था और चूंकि इस व्यवस्था में राज्य का किसानों के साथ सीधा संपर्क होता था, इस कारण से इसको रैयतवाड़ी व्यवस्था या रैयतवाड़ी बंदोबस्त भी कहा जा सकता है। शेरशाह का मानना था कि किसानों की खुशहाली में ही राज्य की खुशहाली है और इस प्रकार शेरशाह के समय अच्छी मात्रा में भू राजस्व की प्राप्ति होती थी। राज्य के आय के दूसरे महत्वपूर्ण स्रोत में व्यापारी कर शामिल थे और शेरशाह के समय व्यापारियों के ऊपर दो प्रकार के या वस्तुओं के ऊपर दो प्रकार के कर लगाए जाते थे। हालांकि शेरशाह से पूर्व बहुत सारे शुल्क व्यापार या व्यापारियों से वसूले जाते थे, परंतु शेरशाह ने केवल दो ही कर अपने राज्य में लगाए। एक सामान के राज्य में प्रवेश के समय, जिसको प्रवेश कर कहा जाता है, और दूसरा उस वस्तु के बिक्री के समय या बेचने के समय वसूला जाता था। इस प्रकार शेरशाह ने अपने संपूर्ण राज्य में दो प्रकार के व्यापारिक कर वसूले, प्रवेश कर और बिक्री कर। बाकी अन्य करों को शेरशाह के द्वारा समाप्त कर दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य के व्यापार वाणिज्य में वृद्धि हुई और बड़ी मात्रा में राज्य को कर भी प्राप्त हुआ। इस प्रकार शेरशाह ने केवल 5 वर्ष सुल्तान के रूप में शासन किया, परंतु राजस्व व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार करवाए और शेरशाह के समय बनाई गई राजस्व व्यवस्था का मुगल सम्राट या मुगल बादशाह अकबर के द्वारा भी अनुगमन किया गया और शेरशाह अपनी राजस्व व्यवस्था के कारण इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। धन्यवाद।